हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में कूलॉम्स लॉ को डिफरेंट मीडियम्स में देखा था, ठीक है। फिर उसको हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा कि वेक्टरली हम कूलॉम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक लेते हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलॉम्स लॉ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या प्रिंसिपल है और एक कूलॉम्स लॉ में कैसे अप्लाई होता है, इसको पढ़ना है, ठीक है। चलो बहुत ध्यान देखना, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है और बेसिकली इससे हम लोग बहुत क्वेश्चंस आसानी के साथ लगा सकते हैं। चलो पहले देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज का नाम हमने दे दिया Q0, ठीक। एक चार्ज है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है रखा यहां पे, ये चार्ज है हमारा Q1। एक चार्ज हमारे पास यहां रखा हुआ है, ये चार्ज है Q2, और एक चार्ज हमारे पास यहां रखा है, इसको नाम दे दिया Q3, ठीक। तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज था इस चार्ज पे, इसकी वजह से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, F1, ठीक है। ये F1 फोर्स लगा इस चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा, और इसका डायरेक्शन मान लिया ये F2 हो गया। इस चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगा, ये हो गया हमारा F3। तो अगर ढेर सारे चार्जेस हमारे पास अवेलेबल हैं और एक टेस्ट चार्ज है जिसपे कि फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो अब यहां पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, हम वही नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो चलो नेट फोर्स देखते हैं क्या होगा। देखो भैया, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स मान लेते हैं हमारा नेट फोर्स है F। ये नेट फोर्स क्या होगा कि जितने भी फोर्सेस उस चार्ज के ऊपर लग रहे हैं उनका वेक्टरली सम, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनको आप वेक्टरली जोड़ दो, तो जो फोर्स आएगा वो आपका उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब अगर हम देखें, थोड़ा सा डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन हमें क्या कहता है, कहता है कि नेट फोर्स कहां पे, किसी चार्ज पे कैसे मिलेगा, कैन बी फाउंड बाय वेक्टर एडिशन। वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा किसको, द फोर्सेस, उन फोर्सेस को, ड्यू टू ईच ऑफ दीज चार्जेस। जितने भी अलग अलग चार्जेस थे उन सब के कारण फोर्स निकाल लिया, जितने भी फोर्स आए उनको वेक्टरली हमने जोड़ दिया, तो जो नेट फोर्स आया दैट विल बी द सुपरपोजिशन हो गया। उन सारे फोर्सेस का क्या हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है। एक चीज यहां पे और ध्यान देने वाली है कि जो नेट फोर्स होगा बच्चा ऑन एनी वन चार्ज, इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। अब यहां पे जो नेट फोर्स ये F आया, अब इस नेट फोर्स F पे इस चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेट फोर्स उतना ही रहेगा।
ठीक, जैसे ऐसे समझो, अगर इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स F1 लग रहा है तो इस चार्ज को यहां आसपास में रखने से इसके फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दूसरी जगह फोर्स लगाएगा। तो इसने इस चार्ज पे यहां फोर्स लगाया, इसने इस चार्ज पे यहां फोर्स लगाया, लेकिन इस फोर्स पे इस चार्ज की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अगर ये चार्ज नहीं होता तो भी फोर्स यहीं लग रहा है, अगर ये चार्ज है तो भी फोर्स यहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है किसी चार्ज के कारण, उस फोर्स पे किसी दूसरे चार्ज का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बात भेजे में घुस रही है? सुनो फिर से कि किसी इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स पे अगर कोई उसके आसपास में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चार्ज है तो उनकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही कहने का मतलब था। समझ में आया? आया सर? जब आया तो नोट कर लो, फिर इसको हम क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। मेनली हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करो। चलो बच्चा देखो, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है Q1, ये किसी दूसरे चार्ज Q2 के ऊपर एक फोर्स F लगा रहा है। ठीक है सर, लगाने दो। तो अब क्या किया गया कि एक उस Q2 चार्ज के बगल में एक छोटा सा चार्ज Q3 और रख दिया गया। तो कहता है कि अब जो Q2 पर फोर्स लग रहा था वो अब क्या लगेगा। Q2 पे जो फोर्स लग रहा था वो अब क्या लगेगा। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, F लगेगा, F से ज्यादा लगेगा, कि F से कम लगेगा, या 0 लगेगा। चलो देखो, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 0 लगेगा। सर 0 गलत बात। देखो इधर, यहां पे कोई हमारे पास चार्ज है Q1, ठीक है, और यहां दूर कहीं पे एक चार्ज है Q2। इस चार्ज Q1 ने इस चार्ज Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाया और वो फोर्स इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था इसलिए अवे होगा। ठीक है सर, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि ये फोर्स F लग गया। अब कहानी में ट्विस्ट आया, बोला उसने कि Q2 के बगल में कहीं पे एक चार्ज छोटा सा हमने Q3 को रख दिया। रख दो सर, हमें क्या लेना देना। तो अब इस Q3 को रखने से इस फोर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या Q1 अब Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। Q1 इस चार्ज को रखने के बाद Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो भैया, ये Q3 है, ये Q2 है, इस Q3 की वजह से इस Q2 के ऊपर भी एक फोर्स काम करेगा और फोर्स लगेगा इधर की तरफ। मान लेते हैं, इसको नाम दे दिया F डैश। तो ये बताओ कि इस F पे क्या कोई असर पड़ा, क्या इस Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा था उसमें क्या कोई कमी या बेसी आई। नहीं सर, वो तो नहीं आई, क्योंकि ये इसकी वजह से फोर्स तो इधर लग रहा है, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी भी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सर होगा F ही लगेगा अभी भी, मतलब सेम फोर्स अभी भी लग रहा होगा। जो अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स जो किसी इंडिविजुअल चार्ज की वजह से लगता है उसके ऊपर कोई दूसरा चार्ज उसके आसपास लाने पे उसके ऊपर लगाए जाने वाले फोर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया।
आ गया तो नोट कर लो बच्चा, फिर अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ओके चलो बालकों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है और इससे एक आपको सीख मिलेगी, मतलब आगे के क्वेश्चंस के लिए हमें एक नॉलेज मिलेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ जिसकी ए है, ठीक है सर। अब उसके तीनों कॉर्नर्स पे, क्योंकि ट्रायंगल के तीन ही कॉर्नर होते हैं, तो उसके तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है सर, रखिए, आपकी मर्जी। तो कहता है क्वेश्चन कि अब एक हम चार्ज, सेम चार्ज क्यू लेते हैं और उसको उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे रख देते हैं। तो बताओ उस सेंट्रॉइड पे रखे चार्ज क्यू पे नेट फोर्स कितना लगेगा? मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। चलो देखो, पहले हम बनाएंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लेना इक्विलेटरल है, हो सकता है इधर उधर बन गया हो। ये मान लेते हैं, नाम दे दिया हमने ए बी सी। यहां पे भी चार्ज क्यू रखा है, यहां पे भी चार्ज क्यू रखा है, यहां पे भी चार्ज क्यू रखा है भाई, और कहता है कि सेंट्रॉइड पे चार्ज क्यू रखा है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? तो आपको करना क्या है कि ये एबीसी जितने एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करो। तो ये जहां कट करते हैं, ये हमारा क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है, और यहां पे भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इसको नाम दे दो डी, इस पॉइंट को नाम दे दो ई, इसको नाम दे दो एफ, इसको नाम दे दो जी। देखो मजेदार टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब कहता है इस चार्ज क्यू जो सेंट्रॉइड पे रखा है, इस पे नेट फोर्स बताना है हमको। तो नेट फोर्स बताने के लिए हमें इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना पड़ेगा, इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना पड़ेगा, और इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो निकालना है या निकालना है, ये है। ये आपको साइड लेंथ ए दी गई है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है सर, चलो आ जाओ, अब मैदानी जंग में आते हैं। इस चार्ज पे ए की वजह से फोर्स जो लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इसी लाइन के लॉन्ग बाहर की तरफ। इसको हमने नाम दे दिया बेटा F1। क्या नाम दे दिया? F1। ठीक है सर। इस B की वजह से जो फोर्स लगेगा बालक, ये इधर की तरफ लगेगा, इसका नाम दे दिया हमने F2। ओके सर, आ जाओ तीसरे वाले को, इसका भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया F3। ठीक है सर, इतना तो बात हमको समझ में आ गई। अब देखो, ए जो हम लोग F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, F3 निकालेंगे। जब हम F1 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, F2 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, F3 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। हमें डिस्टेंस पता है, ये तो नहीं पता, उस डिस्टेंस को हमें निकालना पड़ेगा बालक। अब यहां देखो, हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं BDE, BD नहीं BDE। हाँ, यहां पे E पे 90 डिग्री है। ये बता भैया, ये एंगल पता है क्या तेरे को? सर हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री का बाइसेक्टर कर दिया तो 30 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया भाई। ठीक है सर, जब ये बाइसेक्टर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये साइड बराबर थी, इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। ये ए था तो ये a/2 हो जाएगा भाई, होगा ना? हाँ सर होगा। अब बताओ, ये साइड हमको निकालनी है, ये साइड पता है, ये एंगल पता है, तो आप क्या रखोगे? cos 30 रख दो,
तो cos 30 रख दो, cos 30 डिग्री रखोगे तो क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो हो गया a/2 अपॉन हाइपोटेनियस हो गया BD। अब हमें BD निकालनी थी, BD निकालनी है, BD नहीं निकालनी है। हाँ, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा a/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 मर गया, क्या मिल गया भाई, a/√3। ये हमको डिस्टेंस मिल गई भैया, यही डिस्टेंस ये होगी, यही डिस्टेंस ये होगी, यही डिस्टेंस ये होगी। तो हमारा सबसे पहला काम हम लोग F1 निकालते हैं। F1 निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा भैया। F1 निकालो तो लिखोगे K, Q1 Q है, Q2 भी Q है, अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R²। R की वैल्यू है a/√3 का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन लिख लो एलोंग, क्योंकि डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है। एलोंग है D। ठीक है साहब। अब देखो ये F2 निकालोगे, F3 निकालोगे, सब सेम ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस उतनी ही है, बस डायरेक्शन अलग अलग आएगा। अब यहां पे एक चीज देख भैया, एक चीज देख तू, ये है F2, ये है F3, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है क्या? ये F2 F3 का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है क्या? तो अगर F2 F3 का रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो सोचो क्या करोगे। ठीक है साहब, यहां देखो ये 30 है, ये 90 है, 9 3 12 120, ये 60 डिग्री आएगा। ठीक है साहब, ये भी 60 डिग्री आएगा। जब ये 60 120 है तो ये भी 120 होगा, होगा कि नहीं होगा? सर होगा। अब आ जाओ अपने पुराने जमाने में, देखो क्या कहता है, ये है हमारा F2, ये है हमारा F3। क्या ये दो किसी पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं क्या? हाँ सर हैं। तो इनका रिजल्टेंट निकालना सीखा था हमने। तो आप क्या करो, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और यहां से इसका डायगोनल खींच दो, तो ये क्या हो जाएगी, F हो जाएगी, F नेट, F डैश निकाल लें। तो इसका मतलब ये हो गया, इस F3 और F2 का जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, वो आएगा F डैश। ठीक है, तो उस F डैश को हम लोग निकालते हैं। देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। F डैश इज इक्वल टू अंडर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा की जगह 120 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कॉस 120 डिग्री, वहां 120 है उनके बीच का एंगल। ठीक है सर, F2 F3 ना, F2 F3। ठीक है, और ये F2 F3 जो है F के बराबर है। हम मान लेते हैं कि ये क्या आया, ये F आ गया। ठीक है साहब, तो देखो ये F का ठीक है, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर और cos 120 मतलब cos 90 प्लस थीटा माइनस sin 30 माइनस 30 मतलब -1/2। इस 2 से 2 मर गया, एक F स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया F। इसका मतलब इस F डैश की वैल्यू भी इतनी ही आई, क्या आई, KQ स्क्वायर अपॉन A/√3 का होल स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन देखो क्या है, एलोंग, किसकी डायरेक्शन के एलोंग है, DA। अब देखो इस पॉइंट चार्ज पे दो फोर्स बचे,
इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश इधर और एक फोर्स F1 इधर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो ये इसको खत्म कर देगा। तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंट्रॉयड विल बी 0। क्या होगा? 0 होगा। बात कुछ भेजे में घुसी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन ट्राई टू वॉच द वीडियो वंस अगेन एंड अगेन till you don't understand the question। जब तक आप कोई क्वेश्चन समझ में आया तब तक आप वीडियो को देखो, कभी ना कभी तो आएगा, ये गारंटीड है आएगा। नोट करो। चलो तो हम क्वेश्चन लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कहता है कि प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को हम एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड लेंथ है a, उसके हर एक कॉर्नर पे हमने उसको रख दिया और कहते हैं कि एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, सेम चार्ज, अब हम उसके एक सेंटर पे रख देते हैं। तो उस सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पे नेट फोर्स कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड करते हैं। देखना बहुत ध्यान से। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है सब साइड लेंथ बराबर होगी। तो हेक्सागन है, हेक्सागन बनाना जानते हो आप लोग। कभी आप बचपन में जब पढ़े थे षटकोण पढ़े थे? षटकोण ये वही वाला है। तो देखो सबकी ये साइड लेंथ a है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, 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 यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज। ये 6 चार्जेस रखे गए हैं, सारे कॉर्नर पे रख दिए गए हैं। अब कहता है एक चार्ज प्लस क्यू उसके सेंटर पे रखा है, सेंटर कैसे मिलेगा? तो सेंटर खोजने के लिए हम क्या करते हैं, षटकोण बना लेते हैं। यही षटकोण यही है ना। चलो यहां पे भी क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज ही रखा हुआ है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। तो इसका मतलब सातों चार्ज सेम टाइप के चार्जेस हैं। तो कहता है इस चार्ज पे फोर्स बताना है। तो देखो अब ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन हो गया। जब भी रेगुलर वाली बात आएगी तो देखना क्या होगा। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज में फोर्स किधर होगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक। इस चार्ज की वजह से दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगेगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा। अब इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस चार्ज की वजह से इधर लगेगा, इस चार्ज की वजह से इधर लगेगा। अब कहोगे सर हमें ये साइड लेंथ चाहिए, क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। कहोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो निकाले थे आप, यहां हम नहीं निकालेंगे, मेरा मन कर रहा है नहीं निकालेंगे। चलो देखो क्यों नहीं निकालेंगे। देखो ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, जैसे सब साइड लेंथ बराबर ही होगा। तो अगर आप ये फोर्स निकालते हो तो ये के क्यू क्यू अपॉन जो भी साइड लेंथ आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये निकालोगे तो के क्यू क्यू अपॉन साइड लेंथ का स्क्वायर। तो अब ये फोर्स दोनों बराबर हैं लेकिन इक्वली अपोजिट हैं, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक। फिर ऐसे ये फोर्स बराबर और इक्वल एंड अपोजिट है तो ये इसको कैंसिल कर देगा। फिर ऐसे ही थर्ड वाला भी कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0। तो हमें क्या कुछ इसमें निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, नोट कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं।
चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड लेंथ L दिया हुआ है। अब इसके 5 कॉर्नर पे हमने सेम चार्ज प्लस क्यू रख दिया, 5 ही कॉर्नर पे रखे हैं। अब एक माइनस क्यू का चार्ज हमने उनके सेंटर पे रख दिया, तो कहता है अब उस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ। तो बहुत ध्यान से देखना इसको। ये क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा चीज समझना। अगर मान लो यहां पे भी प्लस क्यू दे दिया होता, यहां पे भी प्लस क्यू दे दिया होता, तब तो ये नेट फोर्स कितना लग जाता इसके ऊपर, 0 लग जाता। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे 2 चार्ज अपने से मान लिया कीजिए, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ठीक है, तो अब देखो F6Q की वजह से, 6Q की वजह से नेट फोर्स क्या होता है, 0। फोर्स ड्यू टू 6Q के कारण क्या आता है, नेट फोर्स 0 आता है। इसका मतलब है कि फोर्स जो है 5Q प्लस फोर्स जो 6वां Q है, इन दोनों का सम क्या होता है, 0 होता। तो यहां से F जो 5Q की वजह से आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ FQ। अब देखो ये Q की वजह से जो फोर्स आता है उसका निगेटिव, इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो निगेटिव, मतलब उधर की तरफ, अपोजिट साइड में। क्योंकि सब पे तो फोर्स लगता है किधर की तरफ, क्योंकि इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक, ये दोनों इक्वली अपोजिट कैंसिल कर देते, ये दोनों कैंसिल कर देते। अब इसको कैंसिल करने के लिए एक फोर्स इधर इसकी साइड लगना पड़ेगा, तो वहीं फोर्स लगा दिया इसने। तो ये फोर्स इसने किधर लगा दिया, इधर की तरफ लगा दिया, तो वो 0 हो जाता। तो इसका मतलब अब जो फोर्स लगेगा ये क्या लगेगा, इस प्लस क्यू की वजह से रखने पे जो फोर्स लगता, क्या लगता, के क्यू अपॉन। हाँ, यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये अगर साइड लेंथ आप निकालोगे, निकालना खुद से निकालना एक बार, तो ये साइड लेंथ भी आपको L ही मिलेगी। निकालना क्यों, निकालने का तरीका वहीं बताया। एक ट्रायंगल ले लो, इसको ये ट्रायंगल ले लिया, ये 6 एंगल है तो 60 डिग्री सब हो गया। यहां से परपेंडिकुलर डालना, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये साइड लेंथ का आधा L/2 पता हो गया, यहां साइन लगा देना, मिल जाएगा ये साइड लेंथ। ठीक, तो ये L ही आएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो क्या लगेगा, KQ²/L²। बस उसी की वजह से जो फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, ये इधर की ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स कितना आ गया, KQ²/L²। तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों, और ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। आपको उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। एक बार इसको और एक बार गो थ्रू कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और क्वेश्चंस ये लग गए तो दूसरे लगाइए। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।